सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस मूल मंत्र सीरीज में क्लास 10th प्रकाश चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न और इससे संबंधित जितने भी अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम एक ट्रिक से सीखेंगे। साथियों, अब वह समय आ गया है, बोर्ड एग्ज़ाम फोड़ने की बारी। सुमित सर कराएंगे साइंस की तैयारी। तो साथी निश्चिंत रहिए, क्योंकि सुमित सर क्लास 10th के साइंस में जितने भी चैप्टर फिजिक्स के हैं उनका एक एक महामैराथन में कंप्लीट करा देंगे, जिससे आप एक साइंस में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, यहाँ पर हम पहले प्रकाश के बारे में अच्छे से समझेंगे, प्रकाश को समझ लेंगे, फिर प्रकाश से संबंधित जितने बहुविकल्पीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न सभी को बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर कंटेंट को देखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। तो बच्चे, प्रकाश क्या है? पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है, मतलब प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने की अनुमति प्रदान करता है। बिना प्रकाश के हम वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश के कुछ इम्पोर्टेंट गुण हैं। अगर हम इन गुणों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या, पहला जो गुण है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश क्या है? एक सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश निर्वात में भी गति करता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति निर्वात में भी होती है, ये बात भी नोट कर लो। क्लियर? अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं पूछा है। तो हमने प्रकाश के कुछ गुण देखे हैं, उसी गुणों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, हाँ ये तो है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, हाँ प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, हाँ प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, नहीं प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, प्रकाश तो अनुप्रस्थ तरंग है। इसलिए यहाँ पर नहीं वाला पूछा था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कि 3 × 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे, हमने पढ़ा निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो हमने दो क्वेश्चनों को यहाँ पर प्रकाश से संबंधित देखें, आगे भी देखेंगे क्वेश्चनों को। अब बच्चे, हम यहाँ पर दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फिर दर्पण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो दर्पण क्या होता है? तो बच्चे, दर्पण की परिभाषा दिया गया है, जो कि आपको परिभाषा दर्पण की नहीं पूछी जाती है, बट यहाँ से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई अथवा ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। तो बच्चे, इसको हम अच्छे से समझते हैं। बच्चे, यहाँ पर कोई हम पारदर्शी माध्यम लेते हैं, जैसे कांच का टुकड़ा जिसमें प्रकाश आर पार जा सके, जिसमें प्रकाश आर पार जा सके। अब उसके जो पीछे का भाग होता है, पीछे का भाग उसको हम कलर कर दें, पीछे का जिस पर फ्रेम लगा होता है या प्लास्टिक का, लकड़ी का, तो उसके जो पीछे वाला भाग होता है जिस पर फ्रेम लगता है वो लाल ऑक्साइड पेंट के कलाई किया होता है, लाल ऑक्साइड पेंट से कलाई किया होता है। और जो आगे का तल होता है
वो चिकना तल होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, ठीक, वो चिकना तल होता है, उसी को बोला गया परवर्तक सतह, उसी को परवर्तक पृष्ठ बोला गया है। तो इस प्रकार जो निकाय होता है उसे दर्पण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये हमारा है कि जो हम घर में आईना प्रयोग करते हैं वही दर्पण होता है, ठीक, वही आपका दर्पण होता है। दर्पण भी दो प्रकार का होता है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला क्या होता है? समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब हम समतल दर्पण को अच्छे से पढ़ेंगे और समतल दर्पण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हल करेंगे। क्लियर? फिर दोबारा हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, फिर गोलीय दर्पण से जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चे समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। मतलब जिसका जो परावर्तक सतह, जो चिकना पृष्ठ हो, पूरी तरह से समतल हो, पूरी तरह से क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें भी आप बता सकते हो जो घर में हम यूज करते हैं आईना, वही होता समतल दर्पण। अब समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो प्रतिबिंब का बनना प्रकाश चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या बच्चे? प्रतिबिंब का बनना। अगर ये आप समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से पेपर में बना देंगे। तो बच्चे समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो बच्चे कोई समतल दर्पण दिया गया है और जिस पर लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया है, मतलब कलाई किया गया है। यहाँ पर बच्चे कोई वस्तु रखी है और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख चाहिए। तो बच्चे कोई प्रकाश यहाँ पर एक किरण आरेख आती है और यहाँ पर दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दूसरी किरण ऐसे आती है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये किरणें आपस में कहीं पर भी कट नहीं करती हैं। तो बच्चे आपको ये भी बताया गया था कि मतलब प्रकाश के परावर्तन की घटना में जब मतलब कांच के, कहने का तात्पर्य यह है कि जब कांच के पृष्ठ को कलाई कर दिया जाता है, मतलब लेंस या कांच के पृष्ठ को कलाई कर, तो प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। तो उसी माध्यम में क्या हुआ? पर लौट जाता है। यहाँ कलाई है ना, तो उसी माध्यम में पर लौट जाता है। अब ये किरणें आपस में कहीं पर कट नहीं कर रही हैं, तो इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जहाँ पर ये मिलती हैं वहीं पर, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, तो बच्चे प्रतिबिंब कैसा बना? यहाँ पर आप देखिए सीधा बना है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, और ये दर्पण के पीछे बना है। ठीक, दर्पण के पीछे बना है, और दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बना है। क्लियर? अब बच्चे हमारा जो प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण में, उसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से। बच्चे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। बच्चे ये समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। यहाँ पर आप खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बच्चे? दर्पण के पीछे बनेगा। वो आप इस लेंस दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े हो उतनी दूरी पर पीछे बनेगा, और जितने बड़े आप हो उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सर कैसे? अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे इस तरह आपका प्रतिबिंब बन गया। आप मान लेते हैं लेंस से, बच्चे यहाँ लेंस निकल जाता है लेकिन दर्पण होगा, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब पीछे कितना? 10 सेंटीमीटर दूर बना। 10 सेंटीमीटर दूर बना, मतलब इसकी दूरी क्या है? बराबर वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, या प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। बच्चे आप की लंबाई मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई भी 20 है। मतलब जितना वस्तु की ऊंचाई है उतना प्रतिबिंब की ऊंचाई है। बच्चे सीधा बना है इसलिए आभासी है। तो प्रतिबिंब का बनना आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर जो उससे निष्कर्ष निकले उस निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो बच्चे आपने देखा था प्रतिबिंब के आकार के बराबर वस्तु का आकार था, और वस्तु की दूरी के बराबर प्रतिबिंब की दूरी, या प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी है। क्लियर? प्रतिबिंब वस्तु के आकार का सीधा और आभासी बनेगा। वस्तु के आकार का बना है, सीधा बना है बच्चे, और आभासी बना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बच्चे जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण में जो त्रिज्या होती ही नहीं, तो इसको 0 मान लेंगे। F = R/2 होता है,
फोकस दूरी फार्मूला, इसको 2 से भाग करेंगे इन्फिनिट आ जाएगा। इसलिए इसकी जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। अब बच्चे यहाँ पर हम एक देखेंगे रेखीय आवर्धन। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या है? तो समतल दर्पण की रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर बच्चे आपने देखा प्रतिबिंब की लंबाई जितनी है उतनी लंबाई वस्तु की है, मतलब वस्तु के लंबाई के बराबर प्रतिबिंब की लंबाई है। तो मान लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो वस्तु की लंबाई भी 10 होगी। और इसको हम कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा ना। तो बच्चा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में रेखीय आवर्धन होता है, तो आप कहोगे 1। कैसे पता चल गया? कोई डाउट? नो डाउट। अगर किसी प्रकार से बेचैनी घबराहट है तो कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको समाधान दे दिया जाएगा। अब बेचैनी घबराहट का मतलब ये हुआ है कि क्वेश्चन से संबंधित नहीं, आपको कोई बुखार है तो वो कमेंट करने लगे तो ये अलग बात है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आपसे पूछा। अभी आपने देखा अनंत, क्योंकि एफ बराबर क्या पढ़े थे आप r/2। समतल दर्पण में त्रिज्या क्या होगी 0। इसको आप डिवाइड करोगे 0/2 करोगे तो अनंत आ जाएगा। इस तरह आपका अनंत, तो अनंत हो जाएगा। इसको आपने पढ़ भी लिया है आगे कंटेंट में, तो इस तरह आपका अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन अभी बताएगा बच्चे। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। मान लेते प्रतिबिंब की लंबाई 10, तो वस्तु की लंबाई भी 10 होगी। आपने देखा था प्रतिबिंब के बनना में, तो 1 हो जाएगा ना बच्चे। इस तरह ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉक किया जाए। एनी डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो बच्चे मान लेते हैं कोई एक समतल दर्पण है, कोई एक आपका समतल दर्पण जो कि कलाई किया हुआ है। अब इसके सामने कोई 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर, इससे 10 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है। वस्तु मान लेते ए बी, वस्तु क्या है ए बी रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा बच्चा, और कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने पढ़ा था प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सर कोई डाउट? नो डाउट। अब बच्चे हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। समतल दर्पण को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया और जितने भी क्वेश्चन बने उनको भी सॉल्व कर लिया। अब बच्चे हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे और गोलीय दर्पण से संबंधित जितने भी विकल्प बनेंगे उन विकल्प को भी सॉल्व करेंगे। बच्चे यहाँ पर हम लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की भी बात करेंगे, तो आप धैर्य बनाए रखिए। अगर आपको फिजिक्स में पूरे स्कोर करना है तो भाई गोलीय दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोलीय होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। प्रवर्तक सतह बच्चे क्या होता है? गोलीय होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब उसका चिकना तल गोलीय हो। चिकना तल क्या हो बच्चे? गोलीय हो, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब बच्चे जब ये गोलीय दर्पण है तो इसका अपना कोई वक्रता केंद्र भी होगा, मतलब केंद्र होगा, केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसके दोनों ओर इधर पोल भी होगा, इधर भी पोल होगा, और इसकी त्रिज्या भी कुछ होगी। अब बच्चे इसी दर्पण को इसे काट कर 2 भागों में अलग अलग कर दिया जाए, 2 भागों में काट कर अलग अलग कर दिया जाए, तब 2 दर्पण बन जाएंगे। एक दर्पण का नाम होगा अवतल दर्पण, एक का नाम होगा उत्तल दर्पण। क्लियर बच्चे? तो बच्चे एक का नाम होगा अवतल दर्पण, एक का उत्तल दर्पण। तो बच्चे यहाँ पर आपको बताया भी गया है, ये है आपका अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। जिससे बच्चे आपका एक गोला था इसको काट दिया गया है। बच्चे इसको क्या कर दिया? बाहर से कलाई, बाहर से कलाई। तो वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई हो, उभरा मतलब बाहर की जो उठा है, वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई हो, कलई हो, पीछे का भाग क्या हो? कलई हो। और प्रवर्तक सतह अंदर की, मतलब अंदर का तल क्या हो? चिकना हो कह सकते हो, वह दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण।
अब यहाँ पर उत्तल की बात करेंगे तो वह दर्पण जिसका अंदर का भाग क्या हो, कलई हो, और उभरा हुआ भाग प्रवर्तक सतह हो, मतलब चिकना तल हो, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। तो अब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण समझ गए। वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई हो, उभरा हुआ भाग कलई हो, और प्रवर्तक सतह अंदर की ओर हो, मतलब चिकना वाला तल अंदर की ओर हो, वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका अंदर का भाग कलई हो और प्रवर्तक सतह उभरा हुआ भाग मतलब प्रवर्तक सतह हो, तो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। बच्चे नहीं समझ पाए तो आगे और इसको समझ भी जाओगे। अब बच्चे हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चे इसमें 6 कंडीशन होते हैं, मतलब वस्तु को हम 6 प्रकार से रख सकते हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी 6 प्रकार से बनेगा। तो बच्चे पहला है, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर बच्चे वस्तु फोकस पर है तो वो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो बच्चे यहाँ पर हमने देखा कि एक दूसरे को उल्टा है। अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अगर वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो बच्चे ये दोनों तो आपको याद हो गया होगा। अगर बच्चे वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगर बच्चे ये आपको 3 याद हो गए होंगे तो 3 ये अपने आप याद हो जाएंगे। सर कैसे, अभी बताते हैं। तो बच्चे आपने देखा अनंत का फोकस पर, फोकस का अनंत पर, वक्रता का वक्रता केंद्र पर। तो बच्चे वक्रता तथा फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता तथा अनंत के बीच। तो बच्चे कैसे याद करना है, आपने ऊपर देखा वक्रता का वक्रता पर बनता है, तो वक्रता का वक्रता पर बनेगा, और फोकस का आपने देखा अनंत पर बन रहा है तो फोकस का बच्चे अनंत पर बनेगा। तो बच्चे वक्रता तथा फोकस को एक साथ में बताना है, तो बच्चे वक्रता तथा अनंत के बीच बनेगा। नहीं समझे बच्चे, एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चे आपने यहाँ पर देखा अनंत का फोकस पर बन रहा है, फोकस का अनंत पर, वक्रता का वक्रता पर। तो बच्चे वक्रता तथा फोकस के बीच पूछा, साथ में 2 पूछ लिया है, तो बच्चे आपको साथ में दोनों का आंसर देना है। तो वक्रता का बच्चे आपको वक्रता ही हो जाएगा और फोकस का अनंत हो जाएगा। बच्चे आपने यहाँ पर देख लिया है। तो इस तरह बच्चे वक्रता तथा फोकस के बीच का वस्तु अगर रखा है वस्तु तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, वक्रता तथा अनंत के बीच। एनी डाउट? नो डाउट। अब बच्चे हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगर बच्चे वस्तु अनंत तथा वक्रता के बीच में होगा, तो बच्चे आपने अनंत का पढ़ा फोकस पर ना, तो अनंत का फोकस हो जाएगा, वक्रता का वक्रता ही होता है। तो अनंत तथा वक्रता के बीच में अगर वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। बच्चे जो लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच है तो बच्चे आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वो अनंत तथा दर्पण के बीच बनेगा। तो बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट यही है बच्चे, लास्ट वाला। अगर बच्चे फोकस का अनंत हो जाएगा बट लेकिन ये दर्पण के पीछे बनता है। तो बच्चे अवतल दर्पण में जो 5 कंडीशन दिए गए हैं स्टार्टिंग के, उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, मतलब सामने अवतल दर्पण में। और बच्चे जो लास्ट वाला है अवतल दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। और बच्चे उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यही एक कंडीशन होता है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, बाकी 5 में वास्तविक। तो बच्चे इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद करिएगा। बच्चे किरण आरेख अगर आपको बनाना सीखना है तो ये 6 कंडीशन आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। एनी डाउट? नो डाउट। सर आगे बढ़ते हैं। बच्चे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने सीख लिया। अब बच्चे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो बच्चे आपने अभी देखा वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बट यहाँ पर दर्पण के पीछे बनेगा। अवतल में क्या था, सामने बनेगा, अभी बताया। और बच्चे अगर वस्तु
अनंत तथा ध्रुव के बीच में है। तो बच्चे अनंत का फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, और बच्चे कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। बच्चे ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। तो बच्चे क्वेश्चन किस तरह बनता है अभी बताते हैं। तो बच्चे पहला क्वेश्चन है दर्पण से, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? यहाँ पर बच्चे किस होगा, किस प्रकृति का होगा? तो बच्चे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चे आपको बताएगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पूछा है। अगर वस्तु अनंत और पोल के बीच है। तो बच्चे आपने अभी उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा। आपने यहाँ पर क्या पढ़ा? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे। और बच्चे यहाँ पर 3 बातें और नोट करनी हैं। उत्तल दर्पण से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। बच्चे कैसे बनता है? आभासी बनता है। और बच्चे सीधा बनता है, सीधा बनता है। और दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। बच्चे ये 3 बातें अगर याद है तो सारे विकल्प कर ले जाओगे। और बच्चे अवतल में क्या है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु के आकार पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा बनेगा। तो बच्चे यहाँ पर आपने इतनी बातें सीख लिया। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बच्चे उत्तल दर्पण द्वारा यहाँ प्रतिबिंब का बनना पूछा है। तो बच्चे यहाँ पर 2 ऑप्शन में सामने दिए गए हैं, और सामने तो अवतल में बनता है। इस तरह ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। अब ये तो ऑप्शन ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो बच्चे यहाँ पर हमें बताना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो बच्चे अभी आपको बताया सीधा बनता है, आभासी बनता है, और इसमें तो उल्टा दिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। बच्चे अब यहाँ पर हम किरण आरेख देखेंगे, जो कि 3 मुख्य किरण आरेख हैं। इसी के द्वारा हम प्रतिबिंबों के किरण आरेख खींचना सीखेंगे, जो कि एग्जाम में 2 से 4 नंबर तक जरूर पूछे जाते हैं। तो बच्चे अभी हमने देखा अवतल दर्पण द्वारा 6 कंडीशन इमेज की। अब यहाँ पर देखेंगे 3 किरण आरेख जो मुख्य है, ये दोनों मिलकर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर 3 किरण आरेख हैं जो आपको याद होगा। तो कोई भी प्रतिबिंब का किरण आरेख आप आसानी से बना दोगे। बच्चे हमने क्या बताया, अगर आपको ये 3 किरण आरेख अच्छे से याद है तो किसी भी प्रतिबिंब का किरण आरेख आप आसानी से बना सकते हैं। ये सुमित सर का दावा है। तो बच्चे किरण आरेख को याद करने में कुछ नहीं, अभी मैं आपको याद भी करा देता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले किरणें फोकस से होकर जाती हैं। पहली कंडीशन क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना पढ़ रहे हैं। तो एक अवतल दर्पण ले लिया। जो बच्चे यहाँ पर ब्राउन कलर दिख रहा है, हल्का भूरा वाला, वो कलाई किया गया हुआ है। ये कलाई आपको बताया था। अवतल दर्पण क्या होता है? बाहर तक कलाई किया होता है, मतलब उभरा हुआ भाग कलाई होता है, अंदर का तल प्रवर्तक सतह होता है या चिकना तल। तो बच्चे ये अपनी बातें तो हमने पहले भी बात कर लिया था। तो बच्चे इसमें एक पोल होता है, एक फोकस और वक्रता केंद्र, जो कि दिखाया गया है चित्र में। तो बच्चे यहाँ पर क्या बताएगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है, पहला कंडीशन। तो बच्चे मुख्य अक्ष के समांतर से किरण आ रही है, अब बच्चे ऐसे फोकस से निकल जाती है। तो बच्चे यही बात याद रखना है। पहला कंडीशन क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है। बस इतनी सी बात याद रखना है। दूसरा कंडीशन क्या है? फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो बच्चे कोई किरण फोकस से आ रही है, वो क्या हो जाती है? टकराने के बाद दर्पण से फोकस मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बच्चे यहाँ पर 2 पॉइंट ज्ञात किए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकलती हैं। दूसरा किरण आरेख क्या है?
फोकस से जाने वाली किरणें मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। नहीं समझे सर? कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे बच्चे। यहाँ पर ये क्या है? मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है। बताएगा मुख अक्ष के समांतर मतलब इसके समांतर मतलब इसके बराबर में तो एक किरण आरेख चल रही है। वो अगर दर्पण से टकराएगी तो फोकस से जाएगी। इसका ये गुण है, ये लक्षण है कि अगर मुख अक्ष के समांतर जाएगी किरण तो फोकस से होकर ही निकलेगी। अगर बच्चे कोई किरण फोकस से जाएगी तो ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस किरण के समांतर हो जाएगी। तो मुख फोकस से जाने वाली किरणें मुख अक्ष के समांतर हो जाती है और मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। दोनों बातें आप याद कर लो और आप आसानी से किरण आरेख बना लोगे। तो लास्ट कंडीशन इसका है, वक्रता केंद्र पर आने वाली किरणें परिवर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अगर बच्चे कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में फिर से लौट जाती है, उसी पथ से। तो 3 किरण आरेख यहाँ पर हमने पढ़ा और प्रतिबिंब की 6 स्थितियाँ पढ़ा। इन दोनों को मिलाकर हम किसी भी प्रतिबिंब का किरण आरेख आसानी से खींच सकते हैं। क्लियर? तो बच्चे यहाँ पर हम 3 कंडीशन क्या पढ़े? मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से जाती है, फोकस से जाने वाली किरणें मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें वक्रता केंद्र मतलब टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। क्लियर? अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यह किरण मुख अक्ष का प्रच्छेदन करती है। मुख अक्ष पर किस बिंदु पर प्रच्छेदन करती है? तो आपको अभी बताया गया था, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वापस उसी माध्यम में अपन लौट जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। अभी आपको जस्ट बताया गया था। इमेज इसलिए लगा दिया हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। इतना बेहतर कंटेंट कहीं नहीं दिखेगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दूसरा मैराथन आप तक पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा। परावर्तन कोण का मान होगा। तो बताया गया, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आती हुई वक्रता केंद्र पर आती है ना, फिर क्या है? वक्रता केंद्र से आने के लिए वापस लौट जाती है, आपने पढ़ा है। तो इसका कोण क्या बनेगा? 0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कोण ही नहीं बना रहा, जैसे आया वैसे लौट गया। तो कोण क्या हो जाएगा? 0। कोई डाउट? नो डाउट। अब बच्चे हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो बच्चे इसके कुछ गुण यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि अभी आपको बता भी दिया गया था। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु दर्पण के बीच की दूरी के आधार पर प्रतिबिंब का आकार छोटा, बड़ा या वस्तु के बराबर हो सकता है। मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ पर है उसी के आकार के आधार पर प्रतिबिंब का जो है इमेज बनता है। तो बच्चे यहाँ पर मुख्य बात यह है कि वास्तविक और उल्टा बनता है अवतल दर्पण द्वारा। अब यहाँ पर हम बच्चे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना सीखेंगे। बच्चे किरण आरेख आप तभी बना सकते हो जब आपको वस्तु के 6 स्थितियाँ पता होगी और 3 मुख्य किरण आरेख, तभी आप कोई किरण आरेख खींच सकते हैं। तो बच्चे आपको 6 कंडीशन बताए गए थे वस्तु की स्थिति। अगर वस्तु फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इस तरह आपको 6 बताए गए थे और आपको याद भी करा दिया गया। और बच्चे 3 किरण मुख्य आरेख बताए गए थे, मतलब 3 मुख्य किरण आरेख बताए गए थे। पहला क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से जाती है और फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती हैं, और तीसरा वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो बच्चे यहाँ पर हम अब किरण आरेख बनाना सीखेंगे। तो बच्चे पहला कंडीशन दिया गया, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। तो बच्चे पेपर में लिख कर आएगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, ऐसे लिख कर आएगा। तो बच्चे किरण आरेख तभी तो आप खींच सकते हो जब आपको याद होगा कि जब कोई वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो हम फोकस पर बनाने के लिए किरण आरेख खींचेंगे। तो बच्चे हमारा एक वस्तु है जो कि अनंत दूरी पर रखा है। बच्चे अवतल दर्पण के लिए हमें खींचना है, तो एक अवतल दर्पण लिया गया है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, जिसका पिछला भाग क्या है, कलाई किया गया है, और एक अनंत पर एक वस्तु लिया गया है। और भाई जो अनंत पर वस्तु होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे आप सूर्य चंद्रमा ये सब क्या अनंत में है ना, तो बहुत बड़े होते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है, जब कोई वस्तु अनंत पर होता है तो बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो बच्चे ये अनंत पर है ना तो ये बहुत बड़ा होगा। अब बच्चे हमें अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ये हमें पता है पहले से ही। तो बच्चे फोकस पर बनाने के लिए हमें 3 किरण आरेख दिए गए हैं। आप उन्हीं में से कोई 2 किरण आरेख ले लीजिए और आप खींच दीजिए और आपका प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा। तो बच्चे हम एक किरण आरेख लेते हैं जो कि फोकस से जाता है। तो आपको बताया गया था फोकस से जाने वाली किरणें मुखज के समांतर हो जाती है। यहाँ पर कम खींचा गया, आप ज़्यादा खींच कर दिखा दीजिए। दूसरी किरण हमने ले लिया वक्रता केंद्र से, और ये दोनों बच्चे जहाँ पर कट करते हैं इसको आप सीधा बनाओगे तो फोकस के सामने ही कट करेगा, फोकस के सामने ही कट करेगा। इस तरह आपका फोकस पे प्रतिबिंब बन गया। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा, सर मुझे नहीं समझ में आया। तो बच्चे एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को किरण आरेख में ही दिक्कत होता है। बच्चे आपको 3 किरण आरेख दिखाए गए थे, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। बच्चे ये तीनों किरण आरेख हैं, एक तो ये कि आपका ये दोनों हैं, और बच्चे एक ये, और बच्चे आपको 6 स्थितियाँ बताई गई थी वस्तु की, वो याद होनी चाहिए। बस आप कोई भी किरण आरेख आसानी से खींच सकते हैं। तो बच्चे वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अब उन्हीं 2 किरणों में से 3 किरणों में से 2 किरण लेनी है प्रतिबिंब बनाने के लिए, कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अवतल दर्पण ले लेना है जिस तरह यहाँ पर बताया गया है। आपको उस पर एक बिंदु पर फोकस मान लेना है, एक बिंदु पर एफ मान लेना है, और एक जगह पर आपको सी मान लेना है। अब बच्चे उन 3 किरणों में से 2 किरण आरेख आप लो। तो पहला हमने ले लिया मुख अक्ष के, मतलब मुख अक्ष के नहीं, फोकस से जाने वाली किरणें। वो क्या हो जाएगा बेटा, फोकस से जाने वाली किरणें मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस तरह आप इसी तरह बनाओ जिस तरह हम बनाते हैं। और बच्चे दूसरी किरण हमने वक्रता केंद्र से ले लिया। अब ये किरणें जहाँ पर कट की, देखो बच्चे यहाँ पर हमारा भी वैसे इमेज बना है, तो वो क्या बन जाएगा, फोकस पे बन गया ना। अब बच्चे तीनों में से कौन सी किरण आरेख लेना है, ये आप में डाउट होगा। तो बच्चे आपको ये सोचना होगा कि हम कौन सी किरण आरेख तीनों में से लें कि जिससे प्रतिबिंब फोकस पर बन जाए। अगर बच्चे हम अगर मुख अक्ष के समांतर चलने वाले किरणें लेते तो फोकस से निकल जाती, तो इमेज वहाँ पर ना बनता। इसलिए हमने ये दोनों किरण आरेख लिया है। एनी डाउट, नो डाउट। अब बच्चे जो ये प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखकर बताया जाता है कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व दर्पण के फोकस पर बनेगा। तो बच्चे आपको बताया गया है अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण पर। और कैसा बनेगा, अनंत पर वस्तु बहुत बड़ा है ना, प्रतिबिंब तो यहाँ बहुत छोटा दिखा। आपको अभी बताया गया कि अनंत पर वस्तु बहुत बड़ा होता है, तो आपको यहाँ पर छोटा दिख रहा है ना, छोटा लिख देना है। भाई इसका उल्टा बना है ना, नीचे बना है तो उल्टा दिखा दिया गया है। और बच्चे वास्तविक बना है, वाकई में ये मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। आभासी उसे कहते हैं जहाँ पर हम किरण को मिलाते हैं, यहाँ पर तो अपने आप मिल गई थी ना कटने के बाद। तो इस तरह आपका पहला कंडीशन समझ में आ गया कि किरण आरेख कैसे खींचते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
पहले इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, किस दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा बनेगा? तो बच्चे कौन सा दर्पण है वो? अवतल। अभी आपने अभी देखा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से कुछ छोटा बना है, बना ना बेटा? और दर्पण मतलब वस्तु से उल्टा भी बना है, छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो ये कौन सा दर्पण होता है? अवतल। तो आपका ऑप्शन नंबर अवतल वाला सही हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी। बताया गया एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो बच्चे कौन सा होगा? अनंत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनंत। सर क्यों, कैसे आप जान गए अनंत? तो आपको बताया गया था बच्चे, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो बच्चे अनंत पर वस्तु बहुत बड़ा होता है, और उसका प्रतिबिंब फोकस पर बहुत छोटा बनता है। तो सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब फोकस पर बनता है। ठीक बच्चे, तो यहाँ पर वस्तु की स्थिति पूछा है, तो वस्तु तो हमारा अनंत पर था ना, तभी तो फोकस पे बना होगा। तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की स्थिति पूछा है, वस्तु हमारा अनंत पे होगा, तभी प्रतिबिंब फोकस पे बहुत छोटा बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे यहाँ पर हम दूसरा कंडीशन देखेंगे अवतल दर्पण का किरण आरेख में। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चे? वक्रता केंद्र पर। तो बच्चे सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे, उस पर एक बिंदु पोल मानेंगे, मतलब ध्रुव, एक फोकस मानेंगे, एक वक्रता केंद्र। अब की बार वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखना है। तो बच्चे यहाँ पर हमें पता है कि प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यहाँ से हम दो किरण आरेख लेंगे। पहला किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर। बच्चे ज़्यादातर मुख्य अक्ष के समांतर ही किरण लिया जाता है, तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आरेख लेंगे, वो फोकस से होकर निकल जाती है, आपको पता है ना, ये उसका गुण ही है। और दूसरा मतलब दूसरी किरण फोकस से भेजेंगे, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये दोनों किरणें यहाँ पर कट गया ना, यहाँ पर आप लोग को दिख भी रहा है, जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं, आप जब सीधा पारोगे तो आपका यहीं पर कट करेगा, वक्रता केंद्र पर ही, तो वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरह इसका प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब कैसे बना? जितना बड़ा ये वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बना। तो वक्रता केंद्र में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। u का मान हमेशा b के बराबर रहेगा। अब b का मान u की, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा कि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बना। तो वक्रता केंद्र पर स्थित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर तथा दर्पण की वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। तो आप अपनी भाषा में लिखो, मतलब क्या लिखोगे बच्चे कि वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित हम कई क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया बच्चे, आप भी बताने का प्रयास किया करो, और वीडियो कैसा है ये ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि अगला वीडियो आपको दिया जाए या ना दिया जाए उसी पर आपकी कमेंट पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो बच्चे फोकस पर होगी वस्तु की स्थिति,
कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी, कि वक्रता केंद्र पर होगा, कि वक्रता केंद्र के आगे होगा। तो बच्चे आप जानते हो कहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र पर, क्योंकि प्रतिबिंब तभी वस्तु के बराबर बनेगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा। आपको भी जस्ट दिखाया गया था इमेज के बनने में। यहाँ पर जब बच्चे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, मतलब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो बच्चे वही तो यहाँ पर पूछा गया था कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब कब बनता है, जब बच्चे वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दी जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे इसी से संबंधित। बच्चे यहाँ बताएंगे किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो बच्चे फोकस पर बनेगा, कि दर्पण पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, कि दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, कि दर्पण के पीछे। तो बच्चे सबसे पहले ये अवतल दर्पण के सामने रखा है 20 सेंट, मतलब 10, 1 मिनट बच्चे। तो बच्चे ये फोकस दूरी दिया गया है और ये आपको वस्तु दूरी दिया गया है। इससे हम बी निकाल लेंगे इस फार्मूले से, जैसे सॉल्व किया गया आप देख सकते हो, आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो आपका जो प्रतिबिंब बना 20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो बच्चे जो प्रतिबिंब है और यू मतलब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी बराबर आ गया ना। तो बच्चे इसको हल करने पता चला कि दोनों का वैल्यू बराबर है। अब बराबर कब होता है प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है। आपने इमेज के बनना पे पढ़ा था। क्लियर बच्चे, इस तरह ऑप्शन नंबर आपका सी को लॉक कर दिया जाए। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में करिएगा, उसी क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। तीसरा कंडीशन, 2 कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो। सबसे इम्पोर्टेंट इसी में आपका जो लास्ट होता है वही वाला है जो आपको लास्ट में भी बताया गया था, 6ठा नंबर वस्तु की स्थिति में, उसी का पूछा है। तो भाई एक हमने पोल ले लिया, सी ले लिया, एफ ले लिया, और अब बच्चे वस्तु हमारा कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच। तो बच्चे ये क्या है, पोल है, ये फोकस है, इसी के बीच में हमें वस्तु को रखना है। जहाँ पर बोलता बच्चे वहीं पर वस्तु भी रखा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो वस्तु को रखेंगे। तो एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजे इसे, वो दर्पण से टकराने के पश्चात सीधे निकल गई। दूसरी किरण बच्चे वक्रता केंद्र से भेजेंगे। अब इस किरण वक्रता केंद्र वाली सीधे लौट आती है, वापस लौट आती है। बट मुझे पता है कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत में बनता है, मतलब पीछे बनता है, दर्पण के अनंत पर और दर्पण के पीछे बनता है। तो बच्चे हम उसी हिसाब से 1-2 किरण आरेख भेजे। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ये बच्चे आपको याद होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसी हिसाब से आप इमेज को बना पाओगे। तो बच्चे अब इसको जब खींचा, जहाँ किरणें मिली वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन गया। तो बच्चे प्रतिबिंब कैसे बना, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, अब बच्चे इसको मिलाया गया है तब बना है आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे बनता है। भाई ये अनंत पर बना ना, वो अनंत पर वस्तु बहुत बड़ा होता है, अभी आपको होता गया। बच्चे क्लियर। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह पूछा गया है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति। तो बच्चे एक ही कंडीशन में था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, बाकी आपको बताया गया था सब वास्तविक बनते हैं। 5 कंडीशन थे जो वास्तविक,
और जो आभासी वाला कंडीशन था बच्चे, जब वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तब। तो बच्चे ये ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी आपको अभी बताया गया था, जस्ट किरण आरेख में भी इसको बताया गया था। जब आपको 6 कंडीशन पढ़ा रहे थे वस्तु की स्थिति में, तब भी आपको यही बताया गया था। तो इस तरह आपको ऑप्शन ये याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है? तो बच्चे इसका ऑप्शन हो जाए आवर्धित से आवर्धित। अगर कहीं पर मिले आ फॉर अवतल, तो वहाँ पर अवतल दर्पण लगा देना। आवर्धित के लिए अवतल दर्पण। एनी डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण। बच्चे कहीं पर भी बड़ा की बात आ जाए, बड़ा की बात आ जाए, तो वहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा अवतल। बड़े की बात आ जाए तुरंत अवतल लगा दो। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ बच्चे दर्पण में होगा ऐसा अवतल, लेंस में नहीं। आप बड़ा देखिए अवतल मार दिए तब गलत हो जाएगा। अगर दर्पण में बड़ा शब्द आ गया तो अवतल। तो बच्चे यहाँ पर बताएगा दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बड़ा बताया गया ना बच्चे, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। किस दर्पण से चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो दर्पण होगा। तो बच्चे आपको बताया गया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। तो बच्चे यहाँ पर सीधा बताया गया ना, तो सीधा बताया गया है, तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा? समतल तथा उत्तल आपको बताया गया था। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो बच्चे कैसा बनता है? वक्रता तथा फोकस के बीच, वक्रता तथा केंद्र, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, कि ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो बच्चे नहीं, अवतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच और दर्पण के पीछे बनता है। आपको बताया गया था जब प्रतिबिंब का बनना पढ़ाया गया था। बच्चे एक बार यहाँ हम समझा भी देते हैं। बच्चे ये उत्तल दर्पण है। बच्चे एक उत्तल दर्पण, रुक जाइए बच्चे। बच्चे एक उत्तल दर्पण है और इसका अंदर का पृष्ठ जो होता है कलई होता है और ये मुख खींचा गया है। तो बच्चे इधर इसका जो मतलब गोलीय दर्पण इधर अंदर की ओर है, तो अंदर इसका कहीं पर सी होगा और यहाँ पर बच्चे एफ होगा और या ये पोल होता है। तो बच्चे दर्पण वस्तु हमेशा इधर ही होता है, वस्तु हमेशा बाईं ओर होता है। तो प्रतिबिंब बच्चे अंदर बनेगा दर्पण के, मतलब दर्पण के अंदर बनता है, मतलब पीछे, दर्पण के पीछे। तो बच्चा फोकस ये है और ये पोल है, तो फोकस और पोल के बीच ही तो बनेगा। तो बच्चे आपका ध्रुव और फोकस के बीच हो जाएगा। पोल मतलब बच्चे ध्रुव। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगर बच्चे आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार देखो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और आपको बेहतर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके मॉडल पेपर में आए वो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर शामिल किया है। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति पर रखना चाहिए? काट की स्थिति में रखना चाहिए।
तो बच्चे वक्रता केंद्र पर तो रखा नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर ही बनता है। यहाँ पर बड़ा पूछा, बड़ा वास्तविक। तो बच्चे दर्पण के ध्रुव अगर फोकस के बीच में होता, जो छठा कंडीशन था, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था और आभासी बनता था, बट यहाँ पर वास्तविक बोला गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव पर कभी वस्तु रखा ही नहीं गया था, तो बच्चे आपका सी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। अगर बच्चे यहीं पर आभासी बोल देता, बच्चे यहाँ पर अगर आभासी बोल देता तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाता डी, बट यहाँ पर वास्तविक बोल दे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो बच्चे अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बताना है। तो बच्चे आभासी होता है और छोटा होता है, क्योंकि बच्चे अवतल में बड़ा होता है ना, तो बड़ा वाला ऑप्शन वैसे काट दो, बड़े वाले को वैसे काट दो, और वास्तविक अवतल में होता है। इस तरह कट गया, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा दिमाग पर अपने जोर डालो, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर हम हम पढ़ेंगे दर्पण चिन्ह प्रपाटी, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। तो बच्चे एक अवतल दर्पण है जिसका बाहरी भाग कलई होता है, एक उत्तल है जिसका अंदर का भाग कलई होता है। तो बच्चे हमेशा वस्तु होता है बाईं ओर, दर्पण से हमेशा बाईं ओर होता है। तो बच्चे जो प्रकाश किरण आती है हमेशा बाईं ओर से, जिसे आपतित किरण बोला जाता है। बच्चे क्या हो जाए, आपतित किरण। अगर इसके विपरीत में कोई किरण जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहेंगे। तो बच्चे आपको इतनी बात याद रखना है कि बच्चे अगर हम कोई किरण बाईं ओर से आ रही है तो उसे आपतित किरण, और उसके विपरीत में जो कोई किरण आ रही है तो उसे परावर्तित किरण। बच्चे जो आपतित किरण होता है हमेशा पॉजिटिव की ओर चलता है, हमेशा पॉजिटिव की ओर, यहाँ पर लिखा है, और परावर्तित किरण हमेशा निगेटिव की ओर चलता है, माइनस की ओर। तो बच्चे अगर हम देखें, और वो कहाँ से हम चिन्ह प्रपाटी में देखते हैं माइनस प्लस, तो बच्चे ये जो पोल है, जो दर्पण में जो पोल होता है बच्चे, यहाँ पर पोल होगा जो कि दिख नहीं रहा है। तो बच्चे पोल से अगर हम आपतित किरण की दिशा में चलेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर हम पोल से निगेटिव, पोल से परावर्तित किरण की दिशा में चलेंगे तो निगेटिव लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर हम देखेंगे, इधर हमारा फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, वस्तु होता है। तो बच्चे हम, ये हमारा पोल है, तो पोल से हम चलेंगे, तो बच्चे हम पोल से ऐसे चलेंगे ना, पोल हमारा ये है, तो हम इधर को आएंगे, पोल से इधर को आएंगे। तो बच्चे हम किस तरह चल रहे हैं, आपतित परावर्तित किरण में ना, बच्चे हम परावर्तित में किरण चल रहे हैं। तो इधर जो हमारा फोकस होगा और त्रिज्या होगी, यू होगा, वस्तु होगा, जो प्रतिबिंब नीचे बनेगा बी, ये सारी दूरियां निगेटिव होगी। सर समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझाते हैं। तो बच्चे हम जब चलेंगे तो पोल की ओर से चलते हैं, तो बच्चे पोल की ओर से इधर को चलेंगे, तो क्योंकि इधर है फोकस है आपका, और इधर ही वक्रता केंद्र है, इधर ही आपका वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी। तो बच्चे हम विपरीत दिशा में चले हैं ना, इस वाली दिशा में चले ना, तो इधर चलेंगे तो सारी दूरियां निगेटिव ले जाएंगी। अब बच्चे इसमें हम देखेंगे उत्तल में, तो वस्तु तो हमारा इधर रहेगा, तो पोल के लिए तो हम पोल से इधर को चलेंगे, वस्तु की दूरी चाहिए, तो ये तो हमारा बेटा निगेटिव हो जाएगी। और बाकी जो फोकस है आपका वक्रता केंद्र है, और तो हम इधर को चलेंगे आपतित किरण की दिशा में पोल से, तो ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आई? इतनी बातें आपको यहाँ पर समझना है, नहीं समझे तभी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बात नहीं।
अब बच्चे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र लिखिए, या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बच्चे इसी तरह पूछा जाता है जो ऊपर में दिया गया है ज़्यादातर। तो बच्चे हमें यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बच्चे ये कोई मतलब आपका दर्पण दिया गया है, तो बच्चे दर्पण में फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो बच्चे जो वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र के आधी दूरी पर हमारा फोकस रखा होता है, आधी दूरी पर फोकस होता है। तो वही चीज़ तो बच्चे लिखा गया, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती है। तो बच्चे जितना वक्रता केंद्र होगा अगर 10 सेंटीमीटर पर, तो फोकस कहाँ पर होगा, 5 पर। तो बच्चे एफ बराबर क्या लिखेंगे, r/2। बच्चे नहीं याद होगा तो एक बार और याद करा देते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप बताओगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। अब बच्चे इसको तिर्यक गुणा कराएंगे तो यहाँ पर एक मान सकते हैं ना, r और f2 हो जाएगा, या 2f। तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, 100% गारंटी है इसकी। बच्चे आगे देखते हैं अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा मतलब धूमिल हो गया है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। बच्चे एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। बच्चे यहाँ पर आवर्धन की परिभाषा नहीं पूछा है, कुल मिलाकर आवर्धन से संबंधित आपसे यहाँ पर पूछा ऑप्शन, एक से अधिक या एक से कम, कि एक के बराबर, कि एक अधिक या कम। तो बच्चे यहाँ पर आवर्धन पूछा क्या होता उत्तल दर्पण की। तो बच्चे आवर्धन का हमने फार्मूला बताया था, V/U। उत्तल दर्पण में बच्चे पूछा है। बच्चे हमने समतल दर्पण में बताया था आपको आवर्धन का फार्मूला, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो बच्चे उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और बेटे छोटा बनता है, छोटा बनता। तो प्रतिबिंब क्या होगा, अगर हम मान ले वस्तु 10 है तो प्रतिबिंब तो छोटा बनता है ना। प्रतिबिंब मान लेते बच्चे वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है मान लेते, और प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, तो वस्तु मान लेते 1 सेंटीमीटर। इसको भाग करेंगे 2 को 1 से, तो 0.5 आ जाएगा। तो 1 से कम आया ना, 1 से कम आया। तो इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 से कम। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। नहीं समझे एक बार हम फिर से बताते हैं। बच्चे जो उत्तल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो फार्मूला होता है B/U। तो B होता है प्रतिबिंब की लंबाई, U क्या होता है वस्तु। मानव वस्तु की लंबाई 2 है और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा ना, तो 1 होगा मान लेते हैं। तो इसको भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 1 से कम आ रहा ना, इस तरह 1 से कम वाला ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे है, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो बच्चे हमने पढ़ा था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या थी होती है। तो F बराबर हमने पढ़ा था r/2। तो बच्चे हम तिर्यक गुणा करा लेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है, तो बच्चे ये C वाला विकल्प आपको दिया गया है, सिर्फ ये आगे पीछे लिखा गया है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर C को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है धूमिल का, बाकी अभी क्लियर क्वेश्चन दिखेंगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी पूछा है। तो बच्चे यहाँ पर मान लेते हैं कोई दर्पण है, इसके पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी 20 दी गई, ये बताया गया। तो भैया पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी को r बोलते हैं। तो बच्चे r बराबर कितना दिया गया है 20, और फोकस दूरी पूछा है। तो बच्चे f बराबर हमने अभी फार्मूला पढ़ा r/2।
r/2। अगर फोकस दूरी और r की बात आ जाए त्रिज्या की, तो आपको यही फार्मूला लगाना है। तो 20 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बच्चे 10 आ जाएगा ना, तो 10 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी। तो बच्चे आपको अभी बताया गया था अवतल दर्पण के चिन्ह पर पाटी। तो बच्चे अवतल दर्पण में चिन्ह जो होता है माइनस होता है, आप इस तरह याद कर लो, माइनस होता है, जिसको वहाँ पर नहीं समझ में आया होगा। तो बच्चे एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। फोकस दूरी पूछा, 20 का आधा क्या हो जाएगा, 10। बच्चे जब अवतल दर्पण दिखे तो आप माइनस वाला ऑप्शन मारो। क्लियर बच्चे, एनी डाउट? नो डाउट। अवतल के लिए माइनस और उत्तल के लिए प्लस। क्वेश्चन नंबर 25, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। बच्चे फोकस पूछा है, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो यहाँ बच्चे r कितना है, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। अब की बार बच्चे वक्रता त्रिज्या पूछ लिया है। तो बच्चे आप जानते हो एफ बराबर क्या होता है, फार्मूला r/2। त्रिज्या पूछेगा तो बच्चे यहाँ पर एक मान सकते हैं ना बच्चे, तो r बराबर क्या होगा, 2f, मतलब फोकस का दुगना कर दो। यहाँ पर फोकस का दुगना है ना, तो बच्चे 32 हो जाए, 12 है तो 24 हो जाएगा। तो बच्चे 24 वाला ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। 24 वाले ऑप्शन को लॉक कर दिया। बच्चे अगर फोकस पूछेगा तो त्रिज्या का आधा, अगर बच्चे त्रिज्या पूछेगा तो फोकस का दोगुना, तो 12 का दोगुना कर दिया। सिंपल सा फंडा है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चे इसमें आपको फोकस दूरी दी गई है और वस्तु दूरी दी गई है 20-20। तो बच्चे जब इसको हल करोगे तो आपका 10 आ जाएगा हल करने पर। बच्चे आपको हल करने की ज़रूरत ही नहीं, बच्चे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो पीछे वाला ऑप्शन लगा दूँ। क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। आसान सा ट्रिक है बच्चे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। तो बच्चे अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में जो संबंध होता है, अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल c, माध्यम में प्रकाश की चाल b। तो बच्चे हमें अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में जो संबंध होता है n बराबर c/b, n बराबर c/b, जहाँ बच्चे c क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और c का मान बच्चे जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बच्चे क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। बच्चे वायु में प्रकाश की चाल दिया गया है। वायु में प्रकाश की चाल का मतलब हुआ कि सी बच्चे आपको दिया गया है। अब बच्चे आपको यहाँ पर माध्यम में प्रकाश, बच्चे माध्यम बोले या पदार्थ में लिखा है, पदार्थ में या माध्यम में बोले या कांच में, मतलब किसी धातु का नाम ले ले तो होता बच्चे बी। तो बच्चे आपको बी दिया गया है। तो बच्चे हमें अपवर्तनांक पूछा, एन बराबर अभी हम पढ़े c/p, तो 3 × 10⁸ रख दिए, और बी का मान क्या है 1.5 × 10⁸। बच्चे दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 15 दूना 30, 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट,
वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड 3/2 अपर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो बच्चे प्रकाश की चाल वायु में दी गई, सी का मान बच्चे आपको दिया गया है। अब बच्चे अपर्तनांक मतलब एन का मान देगा, एन बराबर कितना दिया बच्चे 3.2 3/2। बच्चे अगर 2 को हम 3 अगर बच्चे 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारा एन है। बच्चे एन बराबर फार्मूला होता है C/V। हमें बी निकालना है, प्रकाश में चाल। बच्चे कांच बोल देंगे माध्यम को हमने बताया था क्या बोलते हैं, बी। तो बच्चे बी निकालना है, तो बी को बाहर कर लेंगे, एन उसकी जगह पर आ जाएगा। कोई डाउट? इसे भी हम रखेंगे तो सी का मान 3 × 10⁸ और एन का मान 3/2, इसको भाग कर देंगे तो 1.2 आएगा। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। इस तरह हम काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बच्चे यहाँ स्क्रीन पर इसे सॉल्व नहीं कर मिलता है। तो बच्चे यहाँ पे स्क्रीन पर सॉल्व नहीं कर मिलता है, तो बच्चे यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो बच्चे वक्रता त्रिज्या एक प्रकार से लंबाई है। तो बच्चे हम लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में भी माप सकते हैं। तो इस प्रकार सभी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का है। तो बच्चे पूछा लेंस का कौन सा बिंदु है जहाँ से प्रकाश बिना विचलन के गुजर जाती है। तो बच्चे एक हम लेंस बना लेते हैं। ये प्रकार से लेंस है और इसका एक प्रकाशिक केंद्र है। बच्चे प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो बच्चे प्रकाश की चाल आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया गया था, अधिकतम होती है जो निर्वात में प्रकाश चाल अधिकतम होती है। नेक्स्ट, वायु के सापेक्ष माध्यम का वर्तनांक अधिकतम होता है। बच्चे अगर वायु के सापेक्ष पूछ ले माध्यम का वर्तनांक तो हीरे में होता है बच्चे, हीरे में। और प्रकाश चाल अधिकतम कहाँ होती है? निर्वात में। क्लियर? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मतलब लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चे जल का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक करते हैं, कांच करते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता। बच्चे लेंस की जो क्षमता का फार्मूला होता है, क्षमता मतलब पावर, P बराबर 1/f। बच्चे मीटर में लगा कहेगा तो P बराबर हम 1/f लगा देंगे। अगर बच्चे सेंटीमीटर में कहेगा तो P बराबर 100/f कर देंगे सेंटीमीटर में। और लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चे क्या होता है? डायोप्टर। तो बच्चे समझ में आ गया होगा। अब इस पर संबंधित क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चे, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? बच्चे फोकस दूरी पूछा है सेंटीमीटर में। तो बच्चे आपको बताएगा अभी P बराबर क्या होता है? 100/f। फोकस दूरी पूछा है तो फोकस को बाहर कर लेंगे और F की जगह पर हम क्या बच्चे P कर देंगे। अब P का मान बच्चे क्या है? 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे P की जगह पर। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो बच्चे प्लस में दिया गया इसलिए प्लस वाला आंसर हो जाएगा 50 डायोप्टर। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता होगी। अपसारी लेंस बच्चे उसे कहते हैं उत्तल लेंस को। अपसारी लेंस क्या होता है? उत्तल। और उत्तल लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चे यहाँ पर क्या पूछा? लेंस की क्षमता। तो बच्चे लेंस की क्षमता पूछा है, तो बच्चे हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? 100/f। क्योंकि मुझे 100 क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया, F ले लिया।
बच्चे और ये 20 दिया गया, अगर हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे, एफ हमारा क्या है 20 है, तो कितना आ जाएगा बच्चे 20 पंजे 100, तो 5 हो जाएगा। इस तरह 5.0 वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे प्लस में है और उत्तर लेंस प्लस में माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। तो बच्चे क्षमता P बराबर क्या होता है, अब मीटर में दिया गया इसलिए 1/f लिखेंगे। अब बच्चे ये 5 दिया गया है, अब 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 1 को, तो 0.5 आएगा। क्यों 0.2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो सीधे भाग जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 10 में लगेंगे, 5 दूनी 10। अब बच्चे माइनस में होगा क्योंकि अवतल लेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट, अब बच्चे हम यहाँ पर लेंस पढ़ेंगे। लेंस एक ऐसा पारदर्शक माध्यम है जो 2 गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। दो पृष्ठ गोलीय पृष्ठों से घिरा है, इसलिए इसे लेंस कहा जाता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय कहलाता है, तभी आपको बताएगा लेंस कहलाता है। बच्चा क्या कहलाता है, लेंस। तो गोलीय लेंस हो जाएगा, यहाँ पर गोलीय है तो गोलीय लेंस। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। बच्चे हमने जब अवतल दर्पण पढ़े थे तो उसमें बताया था बड़ा देखो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर लेंस है, अवतल दर्पण होगा तो बड़ा देखकर आंसर मारेंगे, और लेंस होगा अवतल तो छोटा देखकर आंसर मारेंगे। तो बच्चे छोटा वाला हमें मारना है, तो बच्चे जो बड़े वाले ऑप्शन उनको हटा दें। बच्चे ये बड़ा है ये। अब बच्चे या तो ये होगा सी या तो ए। बच्चे लेकिन यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, और क्या छोटा बनता है, आभासी उल्टा छोटा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट, बच्चे 1 मिनट। बच्चे उसमें क्या था अवतल दर्पण में कि प्रतिबिंब उल्टा बनता था, वास्तविक बनता था और उल्टा बनता था। बच्चे यहाँ पर उल्टा है, लेंस में अवतल का प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और वहाँ पर अवतल में दर्पण में बच्चे सीधा बनता था ना, तो यहाँ पर क्या वहाँ पर उल्टा बनता था। 1 मिनट बच्चे यहाँ पर लिख दे। बच्चे जो दर्पण में था, दर्पण में वास्तविक बनता था, वास्तविक है बच्चे ये, और उल्टा बनता था। क्या बच्चे, उल्टा बनता था, और वस्तु के आकार पर निर्भर करता था। अब बच्चे यहाँ पर क्या होगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, क्योंकि वास्तविक में बड़ा बनता था ना, छोटा बनेगा। इस तरह ऑप्शन आपका क्या होगा, सी लॉक किया जाए। नेक्स्ट, किसी वस्तु का आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब, अगर बड़ा लेंस की बात आ जाए तो आपका उत्तल हो जाएगा। अगर बड़ा देखो लेंस में तो उत्तल, अगर दर्पण में बड़ा देखो तो अवतल। बस इतनी सी बात याद रखना है। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए एफ तथा 2f के बीच। क्या होगा बच्चे, एफ तथा 2f के बीच। बच्चे अगर बात आ जाए दोनों फोकस दूरियां ऋणात्मक होती तो बच्चे आपको आँखें मूंद कर अवतल ही लगा देना है, क्योंकि आप में क्वेश्चन में एक ही दिया है अवतल वाला। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा बच्चे, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, छोटा। उत्तल है बच्चे तो दर्पण का उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं
तो बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के मध्य। तो बच्चे आपके 45 बहुकल्पीय प्रश्नों को कर लिया गया। अब विस्तृत प्रश्न पढ़ेंगे। तो विस्तृत प्रश्न में क्या है, अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति के किरण आरेखों को दर्शाइए। तो बच्चे यहाँ पर 6 हैं, 6 आपको वस्तु की स्थिति बताई गई थी, 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। अब उनका किरण आरेख खींचना है। तो आपको बताया था 6 स्थितियाँ याद होनी चाहिए और आपको 3 मुख्य किरण आरेख, कोई भी आप